आओ रजिस्टर में हेडिंग डाल दो स्टैटिस्टिक्स का। आज हमें पता है क्या कवर करना है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वो वाला चैप्टर होता है, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों मिलाकर लगभग 8 मार्क्स तक की वेटेज कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ प्रेजेंटेशन में क्योंकि वो भी हो जाता है ना, डायग्रामेटिक भी, ग्राफिकल भी और टैबुलेशन भी, तो इसीलिए वो चैप्टर 4 to 7 ऐसा देखने में लग रहा है, 4, 5, 6, 7। तो बेसिकली ये 5, 6, 7 हो गए और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 4 हो गया। चलो ठीक है, तो 1 से ही शुरू करते हैं। तो शुरू में आप ऑप्शन लिख लेना, फिर प्रेजेंटेशन में पेन उठाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू। मिड पॉइंट किसके बराबर होता है? क्लास मिड पॉइंट। श्योर? डी फॉर डोंकी। तो जैसे मान लो कोई क्लास लिमिट है 10 to 20, तो इसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके अपॉन 2, है ना। तो क्या बन गया ऑप्शन? एक तरह से एवरेज ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, तो बस आप ऑप्शन लिख लेना 1 का डी। उसके बाद सेकंड है डेटा में बी प्रेजेंटेड थ्रू। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डायग्राम भी होता है, टेबल भी होता है और ग्राफ भी होता है। उसके बाद थर्ड है द चेंज इन वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कैन अकर। ये बताओ, चलो अच्छा है। तो तुम्हें कैसे पता? चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बारे में याद रखना, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जो होते हैं ना, या मतलब जो 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट, एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो होते हैं वो हम किसी भी तरह की वैल्यूज़ में मतलब हो सकते हैं, यानी कि इंटीग्रल या फ्रैक्शनल, हर तरह की वैल्यूज़ में ये अकर हो सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद फोर्थ में पूछ रहा है क्लासिफिकेशन इज विच स्टेप फॉर टैबुलेशन। तो याद है ऑर्डर? वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ही करते हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद नंबर 5 एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन इज। मतलब डिस्क्रीट या एट्रीब्यूट या कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होता है? मतलब 3 in 1 का मतलब है कि ऑप्शन ए एंड सी बोथ। तो कैसे पहचानेंगे? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि भाई 10.2 लाख, और डिस्क्रीट का मतलब है 10 लाख। तो कुछ भी हो सकती है ना, तो डिस्क्रीट भी हो सकती है और वैसे कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती है। उसके बाद 6th है इन ए बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट जो होता है मेथड, द मेथड इज यूज टू डिस्टिंग्विश वन बार फ्रॉम द अनदर मस्ट बी डिस्प्लेड सेपरेटली, सच डिस्प्ले इज कॉल्ड। नन थोड़ी ना ऑप्शन होगा, तो क्या बोलते हैं फिर बताओ? उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, चलो मैं बस सिखा देता हूँ, तो ये नोट कर लेना। जैसे हम अलग अलग कभी कभी छोटे से बॉक्स में ना डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे शो करते हैं, है ना, एक बार को दूसरे बार से सेपरेट करने के लिए या शो करने के लिए जो हम ये छोटा सा ऐसे डब्बा बनाते हैं, इसको लेजेंड बोलते हैं, लेजेंड। ठीक है, तो ये थ्योरी के लिए याद रखना, तो इस आंसर को मार्क कर लो।
तो बार चार्ट के अंदर जब हम अलग अलग बार को डिस्प्ले करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उस डिस्प्ले को लेजेंड बोलते हैं। उसके बाद 7th, मोस्ट कॉमन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा इज। सबसे ज़्यादा कॉमन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन चारों में से कौन सा है? मारो। बार ग्राफ तो नहीं है। हाँ, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को बोलते हैं कि इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो सबसे ज़्यादा हिस्टोग्राम का ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद है क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द लास्ट क्लास विल हैव अ क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू। श्योर? कॉन्फिडेंट? तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है। ज़ीरो? अच्छा, कुछ भी मतलब बताओ। 100, ठीक है। क्यूमुलेटिव 1 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने परसेंट में बोला है। आप कहना सही चाह रहे हो, लेकिन 1 जो होता है वो तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, लेकिन उसने बोला क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो 1 होता है। तो जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो 100 होता है। उसके बाद 9th है फॉर टैबुलेशन कैप्शन इज। कैप्शन क्या होता है? बताओ कैप्शन क्या है? नहीं, लोअर पार्ट ऑफ टेबल तो नहीं होता। अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स कॉलम। हाँ, कैप्शन वो होता है जो कॉलम्स की हेडिंग होती है उसको बोलते हैं कैप्शन, या जो कॉलम्स को डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं कैप्शन। चलो उसके बाद 10th एक और है बस MCQ। द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज। सबसे आकर्षक तरीका कौन सा है? वो मतलब B और C लिखना चाह रहा हूँ। नहीं, एक बताना है। मोस्ट टैबुलर, राइट। तो सबसे अट्रैक्टिव मेथड होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। नहीं, ग्राफिकल थोड़ा कम होता है, क्योंकि ग्राफिकल से आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ कई बार नहीं पता चलती, लेकिन टैबुलर से सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी पता चल जाती हैं। बस 10 MCQ थे, और तो भी बहुत सारे हैं। चलो अब पेन उठाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा लिखने के लिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 11 से, नेम एनी 2 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सुनाओ। नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन नहीं। हाँ, वेरी गुड। और एक था क्रोनोलॉजिकल डेटा, एक था ज्योग्राफिकल डेटा, एक था क्वालिटेटिव डेटा, एक था क्वांटिटेटिव डेटा। 4 थे, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो, तो लिख लो। चलो हाँ, वो लिख लो। चलो तो एक लिख लो क्रोनोलॉजिकल डेटा और एक लिख लो जियोग्राफिकल डेटा। है ना? तो डेटा 4 तरह से क्लासीफाई वैसे कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 12 है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो टाइप ऑफ सीरीज है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या काइंड्स होते हैं? चलो ये मैं बता देता हूँ, ये आप नोट कर लो, बाय चांस एग्जाम में अगर पूछ ले तो पता होने चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के काइंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट वाले लिखवा देता हूँ, जैसे एक लिख लो आप। एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी के लिए पूछने के लिए लिख रहे हैं। एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक हो गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
और एक और अच्छा नाम, ये तो आपने सुना ही होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक काइंड हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 एग्जांपल्स बहुत हैं। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन पूछे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल्स बताओ, तो ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड या क्यूमुलेटिव, कोई भी लिख सकते हो आप नाम। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन था, छोटा सा। उसके बाद एक और 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन, नंबर 13, व्हाट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लासिफाइड डेटा। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इन क्लासिफाइड डेटा? तो है किसी को पता है इसके बारे में? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका भी आप आंसर छोटा सा नोट कर लो, मतलब की पॉइंट्स बता देता हूँ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हम किसे बोलते हैं इन क्लासिफाइड डेटा। तो आप ऐसे पहले हिंट नोट कर लो। क्लासिफाइड डेटा का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक क्लास लिमिट बनाई 10 to 20, ठीक है। अब हम ये तो बता देते हैं कि 10 to 20 में कितने लोग आ रहे हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, जो भी है। लेकिन 10 to 20 के बीच में जो इंडिविजुअल अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, 11, 12 या 13 या 14 या 15, हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली 13 जो है वो कितने लोगों के मार्क्स हैं। हमें ये तो पता लग जाएगा कि 10 to 20 में लेट से 42 बच्चों के मार्क्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट 13th नंबर कितने बच्चों का है, क्या ये पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जब हम क्लासिफाइड डेटा बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, देखो एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। आप ऐसे बनाते हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हो मान लो 12, 42, 6, 8। अब क्या इसमें आप एग्जैक्टली ये बता सकते हो कि 10 to 20 के बीच में 42 लोग हैं, लेकिन 10 to 20 के बीच में जो एग्जैक्ट 13th नंबर पर कितने लोग होंगे, क्या आप ये बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कभी कभी डेटा को जब हम क्लासिफाई कर देते हैं तो उस चक्कर में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पाती, उस दैट इज नोन एज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो समझ गए लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है? तो बस आप थोड़ा सा इसको इसी तरह से बता सकते हो कि जब डेटा क्लासिफाई हो जाता है तो हम कभी कभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर पाते, तो दैट इज नोन एज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। चलो बाकी 14th तो बताओ, ये तो आपने पढ़ रखा है, आपका सिलेबस में है कि नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, अलग अलग ग्राफ के नाम बताओ। हिस्टोग्राम, ठीक है, लिख लो, शॉर्ट में जाएं। बार नहीं, बार नहीं, ग्राफ, बार तो डायग्राम हो गया। हाँ, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक और बता दो, लास्ट वाला टॉपिक कौन सा था? ओजाइव। हाँ, फ्रीक्वेंसी लाइन भी लिख सकते हो हाँ, और ओजाइव। तो ये तो ग्राफ्स अलग अलग हो गए। चलो ठीक है, तो ये तो 1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब 3 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली जो आपके एग्जाम में वैसे पूछता है ज़्यादा मार्क्स के, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको पेन उठाना पड़ेगा थोड़ी सी मेहनत करने के लिए। तो आपको एक सबसे पहले 15th में हिस्टोग्राम बनाना है इस इंफॉर्मेशन का। तो कैसे बनाओगे आप मुझे बताओ, फिर मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाओगे। वेजेस दे रखी हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है?
चलो बनाएं साथ साथ। एक साथ चिपक के बनते हैं, अलग-अलग नहीं बनते। हाँ, एक साथ चिपका के बनाना है, लेकिन अब वो ये हमें वैल्यूज़ देखते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे? वेजेस जो दे रखी हैं तो उनको हम 0 to 5 जो जो इंटरवल दे रखे हैं वही मेंशन कर लेते हैं। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। ठीक है, तो आप भी बना लो साथ साथ। और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स में आप 5 का गैप दे दो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, अब एक बार इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो नंबर ऑफ वर्कर्स की फिगर याद रखना, 4, 10, 14। पहले चलो इतने 3 बना लेते हैं। 4, हाँ 4 का भी ले सकते हो, मैंने 5 का ले लिया बस। 4 थोड़ा हो जाएगा। क्यों? 10 भी तो बाहर है, 4 से 14 भी बाहर है, 22 भी बाहर है। 22 तो अंदर है। जो भी मर्ज़ी ले लो, तो तुम 4 का गैप ले लो, मैंने तो 5 का ले लिया। तो पहला हिस्टोग्राम 4 तक बना दो, फिर दूसरा हिस्टोग्राम 10 तक बना दो, तीसरा हिस्टोग्राम 14 तक बना दो, फिर उसके बाद था 22, फिर 22 तक बना दो, फिर 32, तो 32 तक बना दो, उसके बाद 15 और 3, तो 15 तक बना दो, और फिर 3 तक बना दो। तो बस इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो देख लो कि आप संतुष्ट हो। क्लियर है प्रोसेस हिस्टोग्राम का? तो चलो ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? ठीक है ना, तो हिस्टोग्राम इजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल। टेबल के मेन पार्ट्स के नाम बताओ। नहीं, टोटल 8 थे। सबसे पहले टेबल नंबर लिख लो, ये याद रखना है। फिर सेकंड, नहीं पहले टाइटल, उसके बाद हेड नोट, वेरी गुड, उसके बाद कैप्शन, फिर स्टब्स, हेडिंग। क्या हेडिंग? हेडिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मेन बॉडी, जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। फिर उसके बाद नंबर 7 पे होता है फुट नोट। और हाँ, नहीं कभी कभी लिखते हैं, लेकिन हमें तो क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द पार्ट्स ऑफ टेबल। तो टेबल के टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, तो हमें सारे नाम याद होने चाहिए। पहला होता है टेबल नंबर, दूसरा होता है टाइटल, तीसरा होता है हेड नोट, चौथा होता है कैप्शन, पांचवा होता है स्टब, छठा होता है बॉडी, सातवां होता है फुट नोट और आठवां होता है सोर्स। चलो 17 तो ओरल क्वेश्चन है। कैन वी ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रॉम इंक्लूसिव सीरीज? क्या हम इंक्लूसिव सीरीज से हिस्टोग्राम बना सकते हैं? क्यों नहीं बने? वेरी गुड, तो आंसर हो गया नो। तो इंक्लूसिव सीरीज से आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। इंक्लूसिव का मतलब है कि अगर मान लो ये सीरीज ऐसे दे रखी होती 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14,
हाँ, तो फिर आपको पहले चेंज करना पड़ता है। करना पड़ता है। राइट, तो इंक्लूसिव सीरीज से हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, हमें चेंज करना पड़ता है। चलो अब 18th जो है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको दूंगा पहले करने के लिए। इन अ सिटी 45 फैमिलीज वर सर्वेड फॉर द नंबर ऑफ सेल फोन्स दे यूज्ड। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी एरे बेस्ड ऑन देयर रिप्लाईज एज रिकॉर्डेड बिलो। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 नंबर। टैली मार्क्स होता है शायद। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी एरे पता है ना कैसे बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल 3 कॉलम बनाते हैं इसमें, टैली मार्क्स में नंबर टैली मार्क्स बनाते हैं और क्रॉस कर देते हैं। तो अब पहले आप करो, तो कितनी मिनट्स दूँ आपको? 3 मिनट। ठीक है, तो पहले आप बनाओ फिर दिखाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत ही बनाओगे। चलो तो देख लो एक बार, सही है बिल्कुल आपने जो बताया, और यहाँ से चेक कर सकते हो। तो पहला कॉलम तो हो गया, नंबर ऑफ अलाइंसेस है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही नंबर थे, 8 था नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद टेली मार्क्स जब आप बनाओगे तो 0 तो सिर्फ एक ही बार है, 1 7 बार है, 2 15 बार है, 3 12 बार है, 4 5 बार है, 5 2 बार है, 6 2 बार है और 7 1 बार है। ठीक है इशिता, समझ गए? देखो तो ये होता है फ्रीक्वेंसी एरे टेबल जब बनाते हैं टैली मार्क्स के साथ। चलो अब 19th में दिमाग लगा के बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, रिलेटिंग टू द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन केजी। तो इसमें आपको 40 बच्चों के वज़न दे रखे हैं। तो सबसे पहला पार्ट बताना है, वेरी आसान। ऑब्टेन द रेंज ऑफ वेट्स ऑफ द स्टूडेंट। हाँ, तो रेंज होता है मैक्सिमम वाला जो भी नंबर है माइनस मिनिमम वाला जो भी नंबर है। टोटल कितने हैं सबसे बड़ा? नहीं, सबसे ज़्यादा वज़न किस बच्चे का है ढूंढो। 168 176, ठीक है। और सबसे कम वज़न किस बच्चे का है? 119। तो निकाल लो रेंज क्या आ गई। तो 176 माइनस 119 57, ठीक है। तो समझ गए रेंज। उसके बाद सेकंड कह रहा है, डिवाइड द डेटा इनटू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कह रहा है क्लास इंटरवल बनाकर और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करना। तो क्लास इंटरवल अथर्व भाई से बनवा लेते हैं। बताओ अथर्व क्या बनवाएं क्लास इंटरवल इसमें? एक पहला बोलो। 3 में तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर बड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं 115 से 125। नहीं तो इक्वल क्यों बनाने, ज़रूरी थोड़ी ना हर बेस इक्वल हो भाई, बस हमारा तो उद्देश्य है क्लास इंटरवल बनाओ। अब फ्रीक्वेंसी उसमें चाहे जो मर्जी। नहीं, वो तो मैंने तो बस 5 या 10 के राउंड फिगर के हिसाब से देख के बनाने का मन करा। तो कोई नहीं, इंटरवल में कुछ तो आ ही जाएगा भाई। 175 to 185 तक बनाकर बस रोक लेते हैं। हाँ, तो अब ढूंढ सकते हो 115 से लेकर 125 के बीच में कितने हैं। चलो एक डेमो कर देता हूँ। जैसे 115 से लेकर 125 के बीच में वैसे एक ही है, तो टैली मार्क्स 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। चलो ये वाला डेमो करके दिखा दो। 125 से लेके 135 तक ढूंढो कितने हैं। काउंट करना मैं भी कर रहा हूँ। 1 दिख गया मुझे, 2 दिख गया,
है ना, गोला मार देता हूँ, चलो ये अच्छा अच्छा हाँ 136 नहीं होगा, सॉरी 131 और 125 और 134 है कहीं, नहीं है, और लास्ट में 128, तो 4 नज़र आ रहे हैं। हाँ हाँ 135 तो अगले में चला जाएगा, 4 हो गए। बट समझ गए कैसे करना है? चलो ऐसी थर्ड वाला भी है, उसमें उसने खुद ही क्राइटेरिया बना रखा है, एक डेमो कर लेते हैं। जैसे पहला दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज लेस देन 145। तो लेस देन 145 कितने बच्चे हैं? बताओ कितने हैं? 145 से कम, तो 145 से कम, तो इसीलिए अगर ये बना लिया होता तो सही रहता। तो 145 से कम जो है, पता है कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे। ठीक है, बट समझ गए डेमो कैसे करना है? फिर ऐसी निकाल लोगे मोर देन 155 और ऐसी बिटवीन 135 एंड 1। तो ये क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। चलो क्वेश्चन 20 देख लेते हैं फटाफट। इसमें हमको बनाना है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कैसे बनते हैं, किसको पता है? कौन बच्चा बताएगा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम? हाँ बहुत इजी है, कैसे बनाते हैं? एक्स एक्सिस पर क्या लिख लेंगे? स्टूडेंट्स। तो वाई एक्सिस पे लिखेंगे एम। हाँ हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है इस बार। और वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे? उनके मार्क्स। तो इस बार जो बार डायग्राम बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? हाँ ऐसा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसा बनेगा। हाँ बहुत इजी, बस हाँ वर्टिकल नहीं बनाना। तो जो नॉर्मल वाला होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल बार डायग्राम और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे m की वैल्यू है 120, n की वैल्यू है 100, o की है 80, p की है 60, इसकी 40, इसकी 20, लेकिन बार कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। तो समझ गए? तो सिंपल। चलो बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 21 पहले, लेकिन ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ देख लेता हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या करना, अभी ख़त्म कर देंगे बस। टोटल क्वेश्चन है 45 बस ख़त्म हो जाएगा। अब 2 मिनट के लिए क्या नेक्स्ट क्लास पे जाना है ना? तो देख लेते हैं, कुछ नया होगा तो कर लेंगे ना। Following table shows the number of student of a college corresponding to a different range of marks in statistics. Make a frequency polygon with help of histogram. चलो इसका वो प्रोसेस बता दो, बनाएंगे कैसे? और लाइन कैसे बनाते हैं? हाँ स्केल से तो बनाओगे, लेकिन मतलब मिड पॉइंट से। हाँ राइट। तो मतलब इसमें जब आप हिस्टोग्राम बना लोगे सारे, है ना, तो उसके बाद जो भी हिस्टोग्राम बनेगा, राइट, तो इनके बस मिड पॉइंट्स को लेकर स्केल से लाइन ड्रॉ करके इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो बस प्रोसेस पता होना चाहिए। चलो
उसके बाद नेक्स्ट बताओ चलो। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ शिमला इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर इज गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आपको कहता है कि एक सूटेबल डायग्राम से इस डेटा को रिप्रेजेंट करो। तो इस वाले डेटा के हिसाब से कौन सा डायग्राम सही है? डेविएशन वाला। वेरी गुड, डेविएशन बार डायग्राम, क्योंकि इसमें पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव वालों को तो हम ऊपर की तरफ शो कर देंगे और नेगेटिव वालों को नीचे की तरफ शो कर देंगे। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन करना है जो ज़रूरी है। नहीं, ये वाला नहीं, ये तो होमवर्क में है। 24 वाला टैबुलेशन का, ये इम्पॉर्टेंट है। नहीं नहीं, ये तो क्लास वाला, ये होमवर्क 23 होमवर्क में कर लेना बस। तो 24 कर लेते हैं अभी, ये इम्पॉर्टेंट भी है, फिर छुट्टी। चलो 24 पढ़ लेता हूँ, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन टैबुलेशन का आता है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए छोड़ना नहीं है। इन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कॉलेज देयर वर 80 पीपल, ठीक है, तो टोटल इसका मतलब 80 लोग हैं। ईच ऑफ हुम पेड ₹15.5 ऑन एन एवरेज, ठीक है। देयर वर 60 स्टूडेंट्स ईच ऑफ हुम पेड ₹16, ठीक है। मेंबर्स ऑफ टीचिंग स्टाफ वर चार्ज्ड एट ए हायर रेट। द नंबर ऑफ सर्वेंट्स, ब्रैकेट में लिखा है ऑल मेल्स वर 6 एंड दे वर नॉट चार्ज्ड एनीथिंग, उनसे हमने कोई भी पैसे नहीं लिए। द नंबर ऑफ फीमेल्स वर 20% ऑफ द टोटल एंड देयर वॉज ओनली 1 फीमेल स्टाफ मेंबर। तो आपको टैबुलेट करनी है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो छुट्टी की जल्दी की बजाय 5 मिनट दिमाग लगाकर करो कि ये सही हो, है ना, तभी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए डिस्कस करना है। ये लो, ठीक है। तो आपके लिए ऐसे दिखा देता हूँ। हाँ, वैल्यूज़ निकाल दो, टेबल में बनवा दूंगा। तो वैल्यूज़ निकाल लो, चलो तब तक टेबल का ढांचा बना देता हूँ मैं आपके लिए। तो वैल्यूज़ निकाल लो, चलो। तो कॉलेज में कुछ कार्यक्रम हुआ है ना, तो जितना मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ आया, इस पूरे पिकनिक में या इस कार्यक्रम में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स थे। मतलब पार्टिसिपेंट्स 3 तरह के थे। एक तो बच्चे, है ना, स्टूडेंट्स, एक था टीचिंग स्टाफ, है ना, और कुछ ऐसे भी थे जिनसे हमने पैसे नहीं लेने, सर्वेंट्स। तो आई गेस मैं सही सोच रहा हूँ। 3 ही तरह के लोग हैं इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में शायद, है ना। अब सर्वेंट्स में तो अच्छी बात ये है, उसने बोल दी कि सारे ही मेल्स हैं जो 6 हैं। तो सर्वेंट के आगे मेल 6 लिख लेता हूँ, फीमेल 0 लिख लेता हूँ। सर टीचिंग स्टाफ के अंदर 16 फीमेल्स हैं हमारी और 18 कहाँ है टीचिंग स्टाफ में? फीमेल स्टाफ टीचिंग स्टाफ फीमेल में 16 लिखेंगे हम। फीमेल है 20% ऑफ द टोटल। 80 फीमेल है, उसमें से ठीक है, तो फीमेल का टोटल कितना आ गया? 16। तो फीमेल्स का टोटल 16 लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। तो फीमेल्स अगर 16 हैं तो मेल्स कितने होंगे?
मेल्स होंगे 64, 64 क्योंकि टोटल कितने लोग हैं 80, तो वो तो हमें गिवन है ना, टोटल 80 लोग हैं। और हमें ये भी दे रखा है कि इन 80 लोगों का एवरेज कंट्रीब्यूशन है 15.50। वेरी गुड। अब टीचिंग स्टाफ में फीमेल 1 हो गई, तो फीमेल स्टूडेंट वाली फिर इसका मतलब 15 हो जाएंगी। ठीक है, फिर मेल भी बताओ। अब मेल का कैसे पता लगाएं? 64 माइनस 6 है हमारे 64। लेकिन उसमें से टीचिंग में कितने और स्टूडेंट कितने हैं? चलो वो देखते हैं, कंट्रीब्यूशन देखें एक बार। स्टूडेंट्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पर एवरेज 16 रुपये, और टीचिंग स्टाफ में लिखा है थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा रेट नहीं दिए। मेल टीचिंग स्टाफ 13 होगा, तो तुम्हें कैसे पता? वेरी गुड। तो बाकी टीचिंग स्टाफ 14 हुआ, एक फीमेल है तो मेल हो गए 13। अब स्टूडेंट्स भी पता लग जाएंगे, मेल वाले कितने हो गए? 45 मेल हो गए और टोटल 60। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सर्वेंट्स का 0 था, 15। सर्वेंट्स का तो 0 है, तो इनका तो टोटल 6 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। और 615 स्टूडेंट्स का 60 इंटू 16 960 हो जाएगा। टीचिंग स्टाफ हो जाएगा 50.50 प्लस 60 80 into 15.5 पर डे से टोटल 50 हो जाएगा। तो 80 इंटू 15.5 आएगा 1240। माइनस करके टीचिंग मिल जाएगा। माइनस करके टीचिंग मिल गया 280। तो टीचिंग का ये निकालो कंट्रीब्यूशन पर हेड 20। सही, परफेक्ट। तो ये रिवाइज कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका। चलो डन।